लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है और उनमें कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और फिर आपने क्या पढ़ना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमें देखते हैं भाई कि वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, पहले बताओ उसके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे। और देखो आपको बताऊं भाई, एनर्जी लेवल्स इसके वही होंगे जो आपके पास, बताओ भाई किसके एनर्जी लेवल्स थे, रो वाइब्रेशन लेवल डायटोमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है बात भाई, इसमें आप कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। भाई आपको कोई भी ट्रांजिशन आपको मालूम करनी हो, पहले तो आपने क्या मालूम करना पड़ता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। और एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सभी एनर्जीज का जनरल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भाई सभी एनर्जीज का जनरल एक्सप्रेशन जो कि V और J के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बात, बताओ क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल V प्लस हाफ और क्या हो जाएगा ओमेगा ई एक्स ई, V प्लस हाफ ओमेगा ई, सॉरी ओमेगा ई, और भाई माइनस बताओ V प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है बात, और साथ में बताओ क्या है हमारे पास, प्लस BJ इंटू J प्लस 1, और भाई प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस DJ स्क्वेयर इंटू J प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है बात, तो ये बताओ हमारे पास क्या है इसका एनर्जी लेवल। तो आपको हो भाई इसमें और उसमें तो भाई कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और भाई, अगर आप यहाँ पर भाई सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दें तब बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, भाई ये रह जाएगा मेरे पास ये, इजंट इट, V प्लस हाफ ओमेगा ई। और भाई कुछ समय के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दें तो एनर्जी लेवल्स बताओ मेरे पास क्या रह जाएगा, सिंपली रह जाएगा ना भाई कि ई वी जी क्या रह जाएगा, V प्लस हाफ ओमेगा ई V प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स प्लस BJ इंटू J प्लस 1। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर वही V की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, और J की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा पहला रो वाइब्रेशनल लेवल। फिर भाई V की वैल्यू 0 रखो और J की वैल्यू बदलते जाओ, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल्स। सिमिलरली क्या बना लो भाई, तो पहले आप क्या बना लो, V0 कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स, फिर क्या बना लो V1 कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। अब आपको फॉर्मूला तो ये वही भाई जो किसका था, डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इजंट इट। तो भाई लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अंतर क्या हुआ, भाई अंतर ये हुआ, आप कोई लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल बताओ हमारे पास कौन सा भाई, OCS, कौन सा OCS। ठीक है बात भाई, क्या बताओ क्या OCS एक लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं क्या। तो इसका स्पेक्ट्रा अब यहाँ पर, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर 2 तरह की वाइब्रेशन, तो कौन सी बताओ, पैरेलल, और एक कौन सी होती है बताओ भाई, परपेंडिकुलर। आप क्या होगा, बल्कि आप CO2 कंसीडर कर लें, क्या CO2, आप यहाँ पर क्या कंसीडर कर लें CO2। आपको होगा भाई CO2 में तो क्या होता है भाई, यहाँ पर भी तो क्या 2 वाइब्रेशन है, और भाई कुछ समय के लिए आप माने ये 16 हो रही है, कौन सा है 18, इसकी वजह मैं आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना बात, ये 16 हो रहा है 18 भाई, तो आइसोटोप, क्योंकि होता क्या है, अगर मान लिया मॉलिक्यूल में क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अल्टरनेट लाइंस पता क्या हो जाती हैं, इस केस में गायब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तो जो स्पेसिंग क्या होती है P और R लाइन में 2B 2B 2B, वो क्या हो जाती है 4B 4B 4B, अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो आपको आगे पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो भाई कुछ समय के लिए आप क्या माने, तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री वैनिश कर दें। ये कैसे वैनिश होएगा, यहाँ पर आप क्या रखें 16 और यहाँ पर क्या रखें 18। ठीक है बात, तो आप ये बताएं इसके अंदर, लेकिन भाई 2 तरह की वाइब्रेशन है क्या, कि इसके अंदर एक तो क्या है पैरेलल वाइब्रेशन, कौन सी है परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर IR एक्टिव कौन कौन सी है, एक तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच यहाँ पर क्या है IR एक्टिव, और एक बेंडिंग भी यहाँ पर क्या है
लेकिन बेंडिंग क्या है, परपेंडिकुलर, और एसिमेट्रिक स्ट्रेच क्या है, बोलो पैरेलल। तो पैरेलल वाइब्रेशंस के सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे, नहीं समझे बात? तो आपने कहते आपने क्या देखना पड़ेगा कि पैरेलल वाइब्रेशंस के सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस के सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे। इसलिए तो हम क्या पढ़ते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले आप बताओ क्या देखो भाई कि पैरेलल वाइब्रेशंस के लिए सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे, ठीक है बात? तो क्या है हमारे पास डेल्टा वी तो क्या आएगा +-1, बोलो भाई डेल्टा वी +-1, और डेल्टा जे बताओ हमारे पास क्या आएगा, ये भी +-1। सिर्फ अगर आपने भाई वाइब्रेशन कैसी मानी है, हार्मोनिक, ध्यान रखियो भाई, अगर आपने वाइब्रेशन कैसी मानी है, हार्मोनिक मानी है, ठीक है बात? तब तो बताओ सिलेक्शन रूल क्या होंगे, डेल्टा वी +-1 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और क्या डेल्टा जे +-1, इजंट इट? लेकिन अगर मैं ये कह दूं भाई कि एन हार्मोनिक है, क्या है ये, तब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, तब डेल्टा वी तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और डेल्टा जे भी क्या रहेगा +-1। अब तो भाई यही सिलेक्शन रूल किसके थे, आपको यही किसके थे, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के। तो लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल के अगर यही सिलेक्शन रूल्स हैं और वही एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या उसके क्या होना चाहिए, बिल्कुल तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड, क्या भाई, तो लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एसिमेट्रिक स्ट्रेच है वो क्या है, पैरेलल वाइब्रेशन। और ये भाई क्यों मैच कर रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, बोलो भाई, उसके सिलेक्शन रूल से इसके सिलेक्शन रूल्स क्यों मैच कर रहे हैं, क्योंकि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी क्या था, वहां पर एक क्या थी, स्ट्रेचिंग थी ना, और वही क्या थी, पैरेलल, वही क्या थी भाई। तो याद रखियो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो एकमात्र स्ट्रेचिंग होती थी वो क्या थी, पैरेलल वाइब्रेशन ही थी भाई। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बेशक आ जाए लेकिन पैरेलल वाइब्रेशन का भी क्या रहेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। नहीं आएगा आपको, तुम क्या बोलेंगे कि इसकी पैरेलल वाइब्रेशन बिल्कुल वैसी ही आएगी, यानी इसकी पैरेलल वाइब्रेशन से आने वाला रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसा आएगा बताओ, बिल्कुल वैसा ही। बोलो भाई, नहीं अरे भाई पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी फिर क्यों इंटेंसिटी घटेगी, फिर बैंड सेंटर नहीं आएगा आपको। तो ये बताओ क्या होंगे हमारे पास, ये तो क्या है पी लाइन, ये बताओ पास क्या है आर लाइन। हाँ एक अंतर होएगा, ये गैप यहाँ पर कम होएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में गैप कम होएंगे। इसकी वजह क्या होगी भाई, क्योंकि आपको पता है स्पेसिंग क्या होती है, 2b, स्पेसिंग यूजुअली क्या होती है, रोटेशनल कांस्टेंट का डबल होती है ना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि CO2 का मास क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, डायटोमिक मॉलिक्यूल से। भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मास बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो भाई रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू घट गई तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जैसा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आया था, वैसा ही हमारे पास स्पेक्ट्रम किसका आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की पैरेलल वाइब्रेशन का, किसका, पैरेलल वाइब्रेशन का। लेकिन अंतर क्या रहेगा बताओ, इसमें पीक्स थोड़ी क्या होंगी, मतलब आर लाइन भी होंगी, पी लाइन भी होंगी, लेकिन अंतर क्या होगा बताओ, पीक्स थोड़ी क्या होंगे भाई, पीक्स थोड़ी सी क्या होंगे बताओ भाई, क्लोजली स्पेस्ड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होएगी। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, और बताओ, और हमारे पास क्या, फिर क्या हमारे पास, बोलो भाई परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। क्या भाई, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। सब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अगर ये बताओ, अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती तो क्या होता, मेरा आपके दिमाग में आएगा कि अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती तो हमको भाई कैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता। ठीक है बात, तो बोलो भाई, इसको आपने अगर मान लिया हार्मोनिक कंसिडर किया ना, तो क्या हो, डेल्टा वी +-1, और एन हार्मोनिक कंसिडर किया तो डेल्टा वी +- सारे क्या हो जाएंगे, अलाउड, वही बात है। लेकिन डेल्टा जे के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन बताओ, तो भाई बात वही यहाँ पर वही है कि हार्मोनिक माना तो डेल्टा वी क्या रहेगा +-1, लेकिन आपने एन हार्मोनिक माना तो डेल्टा वी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और बताओ यहाँ पर रोटेशनल सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे, डेल्टा जी क्या होंगे, 0 +-1, अर्थात हे पार्थ यहां पर क्यों लाइन भी आएगी, नहीं आपको भाई, वहां पर सिर्फ क्या ही थी, पी और आर लाइंस, लेकिन
कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। अगर आप उसके V0 से कहाँ जाओगे V1 में, तो V0 के जो J लेवल्स हैं और जो V1 के J लेवल्स हैं उनके बीच में जब ट्रांजिशन होएगी तो साथ में क्या चेंज होएगा, बोलो भाई, J वैल्यू चेंज हो भी सकती है और ना भी हो। नहीं है क्या प्रश्न में? यानी यहां पर P ब्रांच भी आएंगी, Q ब्रांच भी और R ब्रांच भी आएंगी भाई। ठीक है बात। अब आप मुझे बताओ भाई, तो आपके अकॉर्डिंग Q ब्रांच कहाँ नीचे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, तो P और R ब्रांच तो वहीं पर आएंगी भाई, P और R ब्रांच तो वैसे आती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ पर जो Q ब्रांच हो वो तो कहाँ पर आएंगी। अगर मैं आइडियली पूछूं, अगर मैं भैया बोलूं भाई कि यहाँ पर न्यू बार Q भी आएंगी, न्यू बार Q, यानी ये किससे आई है डेल्टा J। अरे भाई जब V0 से आप कहाँ जाओगे V1 में, तो डेल्टा J क्या होगा 0 है, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो V0 से V1 कितना गैप होता है ओमेगा ई, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा ई, बोलो भाई, प्लस में क्या आएगा 0, क्या आएगा। तो सारी Q लाइन कहाँ पर आएंगी, यानी कि V0 से V1 में जाते हुए J0 से J0 ओमेगा ई, J1 से J1 ओमेगा ई, J2 से J2 ओमेगा ई, J3 से J3 भाई ओमेगा ई, सारी क्या नीचे है। तो आप तो ये बोलोगे ना भाई ये क्या मान लिया J0 J1 J2 J3, और ये बताओ क्या फिर से क्या है बताओ भाई, अरे ये क्या है V0, ये बताओ क्या है V1। तो J0 से J0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, बताओ क्या है हमारे पास ओमेगा ई पे कहेंगे ना भाई, इजंट इट। और P और R कहाँ पर आएंगे, तो P और R, सॉरी क्यों तो आ गई, और न्यू बार P कहाँ पर आएंगे, तो P, बोलो भाई कहाँ पर आएंगी ओमेगा ई प्लस 2B इंटू, सॉरी R कहाँ पर आएंगे ओमेगा ई प्लस 2B इंटू J+1, और न्यू R P कहाँ पर आएंगी ओमेगा ई माइनस 2B इंटू J+1 पे आएंगे, इजंट इट। आसान है कि मुश्किल भाई। ठीक है, तब आप मुझे, तो आपको पता लगा भाई P या R यहाँ पर आएंगे, P यहाँ पर आएंगे, ओमेगा क्यों यहाँ पर आएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग भाई क्या ओमेगा ई पे बिल्कुल शार्प लेनी चाहिए भाई, क्योंकि ओमेगा ई पे बहुत इंटेंसिटी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओमेगा ई पे कोई एक ट्रांजिशन आ रही, ओमेगा ई पे क्या आनी चाहिए बहुत सारी ट्रांजिशन, कौन कौन सी, J0 से J0, 1 से 1, 2 से 2 भाई, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा J0 अलाउड है, तो 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, क्या बहुत सारी ट्रांजिशन कहाँ जानी चाहिए ओमेगा ई होना चाहिए सब भाई। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, मैं आपको बताऊँ ओमेगा ई पे सारे लाइन थोड़ी सी ओमेगा ई से लेफ्ट में आएंगी। आपको ऐसे कैसे भाई, भैया अभी तो आप क्या कह रहे हो कि सारी Q लाइन कहाँ आनी चाहिए एग्जैक्टली ओमेगा ई पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई Q लाइन ओमेगा ई से स्लाइटली क्या आएंगी लेफ्ट पे, इजंट इट। क्यों भाई बताओ, क्योंकि आपने क्या कंसिडर करना है भाई, आप खुद बोल रहे हो कि V0 से V1 जाते हुए क्या रोटेशनल कांस्टेंट घटता नहीं भाई, क्या भाई आपको पता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कैसा होता है ना हार्मोनिक। तो बोलो भाई, तो आप जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, तो हल्की ही बढ़ जाएगी, तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा घट जाएगा भाई। तो हमको पता है आपने अलग अलग रोटेशनल कांस्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अलग अलग रोटेशनल कांस्टेंट यूज की, यानी ब्रेक डाउन ऑफ बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, तो ऊपर वाले लेवल में और नीचे वाले लेवल में क्या भाई नहीं है आपको, ऊपर वाले लेवल में और भाई नीचे वाले लेवल के अंदर आपने क्या कंसिडर करना पड़ेगा तो क्या भाई, एक काम कुछ समय के लिए नहीं है, ये एन हार्मोनिसिटी क्या कर दो नेगलेक्ट है सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है बात, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो एक बार आप यहाँ पर क्या पुट करें, एक बार यहाँ पर क्या पुट करें V1 और J, और भाई फिर एक बार आ गया V और J+1, क्योंकि भैया आप नहीं सॉरी, अरे भाई काम करो आप एक बार यहाँ पर क्या पुट करें, एक बार यहाँ पर क्या पुट करें तो B0 क्या भाई, और एक बार क्या B1, क्यों, क्योंकि आप V0 से कहाँ जा रहे हो, तो आपने V+1 J में से क्या माइनस करना है, E तो V+1 J में से आपने क्या माइनस करना है EVJ। क्यों भाई, J ना बदलो, सिर्फ क्या बदलो V बदलो भाई। तो अगर V बदला तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी बताओ उनको, ओमेगा तो भाई रिक्वायर्ड होगी ही नहीं आपको समझ में। यानी एक बार आप यहाँ पर क्या पुट करो 1, एक बार यहाँ पर क्या पुट करो, तो बताओ आपने जब यहाँ पर 1 पुट किया तो बताओ मेरे पास क्या एनर्जी E1 पुट किया, तो E में रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा
भाई ये यहाँ पर 1 पुट किया तो 3/2 ओमेगा ई प्लस, और ये B1 लिखो, क्या लिखो उसको भाई, B1 J इंटू J प्लस 1। क्यों B1 क्यों लिखा मैंने इसको भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने क्या पुट किया V1, तो B भी क्या पुट करो B1, isn't it? अब इसमें से क्या माइनस करो बताओ भाई, बताओ एक बार यहाँ पर क्या पुट करो 0, और B क्या पुट करो वहाँ पर 0, तो क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई, ओमेगा ई बाई 2 प्लस B0 इंटू J इंटू J प्लस 1। अब इसमें से ये गया तो क्या बचा मेरे पास, ओमेगा ई बाई 2, अरे सॉरी नहीं, अरे भाई इसमें से गया तो क्या मेरे पास है, ओमेगा ई बच गया ना, ठीक है। लेकिन भैया बताओ, अब इसमें से जब माइनस करोगे ये, तो काम करो आप, तो J इसमें से माइनस होएगा तो J इंटू J प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, J इंटू J प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, isn't it? तो वो तो क्या आएगा मेरे पास, तो प्लस में क्या आएगा, J इंटू J प्लस 1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा बताओ, B1 माइनस, तो आप मुझे बताओ भाई, पहली क्यू लाइन आप कौन सी मानोगे, जो कहां से शुरू हो रही है, J0 से, कहां जा रही है J0 में, पहली क्यू लाइन आप कहां मानोगे, J0 से J0, फिर J1 से J1। लेकिन ध्यान रखो भाई, B1 माइनस B0 क्या है, और ध्यान रखो अगर आप दोनों क्या करते हो रोटेशनल कांस्टेंट बराबर, तो चेक करो भाई, ओमेगा ही पे आती सारी, दोनों रोटेशनल कांस्टेंट क्या कर दो, B कर दो, तो B माइनस B0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, आ गया ना भाई ओमेगा ही। अदरवाइज क्या होगा बताओ, ध्यान से देखो भाई, क्या B1 माइनस B0 नेगेटिव नहीं होएगा, क्या भाई B1 माइनस B0 क्या हुआ, नेगेटिव होएगा, तो आपने यहां पर J की वैल्यू 0 पुट की, तब तो कहां पर आएगी लाइन, ओमेगा ई पे, क्योंकि भाई यही क्या हो गया 0, तो 0 इंटू एनी नंबर 0, लेकिन आपने 1 पुट किया तो क्या है हमारे पास, इस नेगेटिव नंबर से मल्टीपल नहीं होगा, यानी J1 से J1 कहां पर आएगी, ओमेगा ई से स्लाइटली लेफ्ट पे। सिमिलरली J2 से J2 कहां पर आएगी, स्लाइटली और लेफ्ट पे, यानी हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ J0 से J0 कहां आ सकती है, ओमेगा ई पे, अदरवाइज J1 से J1 भी क्या आएगी। अब मुझे याद नहीं भाई कि J0 से J0 यहाँ पर फोरबिडन अलाउड है, और आई थिंक अलाउड है, उसको चेक कर लियो, ठीक है बात नहीं आपको समझ में। लेकिन अगर मैं इसको थ्योरेटिकली चेक करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ J0 से J0 ही कहाँ आ सकती है, ओमेगा ई पे, अदरवाइज क्या होगा, J1 से J1 कहाँ पर आएगी, ओमेगा ई से स्लाइटली लेफ्ट में, J2 से J2 क्या आएगी, स्लाइटली और लेफ्ट में, 3 भाई और लेफ्ट में, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ओमेगा ई पे एक लाइन आएगी भाई, बाकी सारी कहाँ पर आएगी हल्की हल्की, इस साइड अरे मान लीजिए ये क्या ओमेगा ई, तो ये ऐसा नहीं आएगा हमारे पास क्यू ब्रांच, अरे बोलो भाई, मान लीजिए ये ओमेगा ई था, तो ये सारी क्या क्यू लाइन्स ही है, तो ये लेफ्ट में क्यों आएगी बताओ, नहीं आएगा प्रश्न में। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो पीक है ये पी बैंड में मर्ज होनी चाहिए कि आर बैंड में, भाई बैंड सेंटर की साइड कौन होता है, पी इस साइड कौन होता है, और आप ये कह रहे हो कि क्यू लाइन कहां पर आ जाएंगी, लेफ्ट में, तो इसको किससे मर्ज हो जाना चाहिए हल्का फुल्का, पी ब्रांच में, लेकिन ये आर ब्रांच मर्ज होंगी वजह भाई, क्योंकि भाई आपको पता है इस ब्रेकडाउन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन से सिर्फ क्यू ब्रांच यहां पर नहीं है लेफ्ट में, मैंने आपको पढ़ाया था आर भी कहां पर आती है लेफ्ट में, और पी भी कहां पर आता भाई लेफ्ट में, इसका मतलब क्या है बोलो भाई, भाई हमको लगता है कि हमको ये बात कंसीडर करने पे क्या लगता है कि ये क्यू ब्रांच कहां ओवरलैप करनी चाहिए, पी बैंड में, लेकिन एक्चुअल में कहां मर्ज कर दो ये भाई ऐसे नजर आएगा, नहीं आएगा आपको भाई, नहीं, अरे बोलो भाई, मान लिया ठीक है बात, अरे बोलो भाई, तो ये इनको ऐसे बनाओ, आपको लगता क्या बताओ भाई, आपको ये तो और में कैसे, आपको क्या लग रहा है कि कहां चली गई राइट साइड, अरे भाई नहीं, क्योंकि ये तो लेफ्ट में ही थी, लेकिन आर बैंड क्या गया, और भी क्या गया लेफ्ट में, तो ये उसके अंदर उतनी ज्यादा आर ब्रांच नहीं आएंगी, क्यू ब्रांच उतनी ज्यादा लेफ्ट में नहीं आएंगी, जितनी ज्यादा लेफ्ट में कौन जाएगी, आर बैंड, और उससे बताओ क्या फिर ये आर बैंड के अंदर क्या हो जाएगा मर्ज, समझ के बात। तो ध्यान रखियो, आप सिर्फ स्पेक्ट्रा की शेप देख के बात बोल सकते हो कि ये पैरेलल से आया कि परपेंडिकुलर से, अगर मान लो सिर्फ पी और आर बैंड है तो क्या पक्की बात ये पैरेलल, अगर पी आर के साथ में क्या हुई क्यू भी है तो पक्की बात क्या है ये परपेंडिकुलर ट्रांजिशन का, परपेंडिकुलर क्या है ये
वाइब्रेशन का एब्जॉर्प्शन है, इजंट इट? आगे नहीं आपको ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।